Hello friends, today we are going to solve a basic questions जो हमारा स्प्रिंग्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट को कवर करेगा और साथ में एक डायनेमिक सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब करेगा जब स्ट्रिंग को काटा जाता है। उस केसेस को लेके हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ मेंशन्ड है कि इन द सेटअप शोन इन द फिगर, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं इस सेटअप में पुली, स्ट्रिंग, स्प्रिंग ये सब लाइट है। लाइट कहने का मतलब ये सब मासलेस है। इनिशियली ऑल द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट। ये जो मास है 4m, ये जो मास है m, ये जो 3 थ्राइस ऑफ m है, ये सब मासेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट की अवस्था में है। सवाल पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द रोप। पहला क्वेश्चन, आप बताइए कि स्ट्रिंग्स, ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ भी स्ट्रिंग है और यहाँ स्प्रिंग है, तो इनके में क्या टेंशन फोर्सेस क्या है ये बताने के लिए कह रहा है। कब? जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझ लें कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कहीं ना कहीं ये श्योर है कि ये स्प्रिंग जो है एक पर्टिकुलर लेंथ x जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा, ठीक है। इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा क्योंकि यहाँ जो आपका 4m मास है तो इसका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 4mg नीचे की ओर होगा। तो ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वजह से ये स्प्रिंग में क्या होगा, तो इसे ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा, सपोज कीजिए कि x लेंथ इलोंगेट हो गया तो इसकी वजह से जो टेंशन फोर्स है इसमें, मतलब टेंशन फोर्स मतलब क्या, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपको T1 यहाँ पे आप सब यहाँ पर T1 टेंशन फोर्स लगा x इलोंगेट होने के बाद। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेट द स्प्रिंग गेट्स elongated by a distance x under the influence of the weight 4mg, under the influence of 4mg, ठीक है, which produces restoring force T1 in the spring, ठीक है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि इस 4mg की वजह से स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा, तो वो अपने नेचुरल स्टेट को स्प्रिंग अचीव करने की कोशिश करती है। तो जब इलोंगेट हो गया है तो नेचुरल स्टेट को अचीव करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होगा, तो ऊपर की ओर लगेगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस यहाँ ऊपर की ओर है, सेम यही फोर्सेस जो है स्प्रिंग अपना जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे अप्लाई करता है। तो नेचुरली यहाँ पे भी स्प्रिंग क्या करेगा, इस मास m को खींचेगा T1 टेंशन के साथ जो है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। साथ में इसका वेट खुद भी नीचे की ओर काम करेगा, तो mg वेट नीचे की ओर काम किया। अब इसमें स्ट्रिंग में देखिए, स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन T जो कि इस मास को होल्ड करेगा, फिर पुली से नीचे अवे फ्रॉम द टाइड इन टेंशन होता है। फिर सेम स्ट्रिंग है और पुली क्या है, तो मासलेस है, तो सेम टेंशन यहाँ T होगा और उसी तरह से यहाँ पे टेंशन T होगा। तो ये रहा आपका फोर्सेस का मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है सो। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम से आप इसको रिप्रेजेंट करें तो अब आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में अगर आपके पास 4mg का मास है तो ये रहा आपका 4m। इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 4mg नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है टेंशन T1 जो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से लग रहा है, ठीक है। इस मास को देखिए तो ये रहा आपका m मास, ठीक है। m मास पे ऊपर की ओर स्प्रिंग का टेंशन फोर्स T है, T इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, याद रखिए T ये क्या है, तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है। T1 क्या है, स्प्रिंग में टेंशन फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ऊपर की ओर लगा T1 T और नीचे की ओर इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो इसका अपना जो mg है सो, और साथ में स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ तो वो जो उसको स्ट्रेच कर रहा है, तो टेंशन फोर्स स्प्रिंग का यहाँ पे T1, ठीक है। उसी तरह से आप इस वाले मास को ले लें तो ये वाला मास तो हॉरिजेंटली ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, वर्टिकली जो इसका थ्राइस m होगा, वर्टिकल फोर्सेस तो क्या होगा, ये थ्राइस mg
ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आपको ये सरफेस इस पे अप्लाई करेगा N, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा, इसका तो कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। तो इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, इस पे एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है T, और दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में मैं बता, ये जो स्ट्रिंग S3 है ये भी एक टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा। तो टेंशन फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द टाइट, ऐसे अवे फ्रॉम द, ऐसे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर T2, ठीक है, T2 टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे क्या लगा, इधर से T2 टेंशन फोर्स इधर अप्लाई हुआ, ठीक है। ये चीज़ें आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्लियर है। अब जो कि भैया ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लिख सकते हो इक्वेशन यहाँ से T1, आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि T1 टेंशन T1 इज इक्वल टू 4 mg पहला। उसके बाद यहाँ पे लिख, ये मास है, इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो क्या चीज़, तो T इज इक्वल टू mg प्लस T1। और इस केस के लिए भी लिख सकते हो नॉर्मल, ये जो है परपेंडिकुलर फोर्सेस तो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हो T इज इक्वल टू T2, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आपको इक्विलिब्रियम सिचुएशन से मिल गया। अब देखो यहाँ से कि T1 इज इक्वल टू, जैसे ही आपने यहाँ 4G लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो T की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस T1 की वैल्यू 4 mg, यहाँ पुट कर दो 4 mg, तो ये क्या आ गया 5 mg टेंशन फोर्स आ गया। किस में, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आपने निकाल लिया, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स निकल गया तो ये T2 भी कितना हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 5 mg, ठीक है। अब T1 निकालने की बारी है, तो T1 तो आपको पता है यहाँ से कि ये जो टेंशन फोर्स T1 है वो 4 mg के बराबर है। तो आपने टेंशन फोर्सेस निकाल लिए, क्या टेंशन फोर्स, T1 निकाल लिया, T निकाल लिया, T2 निकाल लिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में स्ट्रिंग्स वगैरह में क्या टेंशन है, स्प्रिंग में क्या टेंशन है, वो तो निकल गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, जो इस पूरे क्वेश्चंस का जो थीम है उसका ये मेन पार्ट है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग S3 को जब काटा गया, कैंची से इसको काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया मतलब अब ये हट गया, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिंग हटा तो आपको तो सिंपली ये क्लियर है कि ये जो है सो नीचे जाएगा क्योंकि इसका वेट इसको खींचेगा। लेकिन एक चीज़ आप जान लें कि जैसे ही इस स्ट्रिंग को काटा तो यहाँ टेंशन फोर्स अब T नहीं रहेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे वैल्यू के साथ। मतलब अब टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, तो T1 हम यहाँ पर मानेंगे क्या चीज़, T प्राइम हमने माना। टेंशन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस है, इसीलिए जैसे ही स्ट्रिंग कटा तो सिचुएशन चेंज हुआ, टेंशन फोर्स इमीडिएटली चेंज हो गया। तो ये बात, इस चीज़ को नोट कर ले यहाँ पे कि टेंशन फोर्स in the strings are self-adjusting and it changes immediately, ठीक है, immediately as the situation changes, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो अचानक से चेंज नहीं करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस, जो टेंशन फोर्सेस इन द स्प्रिंग डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली, ठीक है। टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। अगर आप इसको काट देंगे स्प्रिंग को तो नेचुरल है कि उसका जो टेंशन फोर्स है वो इमीडिएटली क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज हो रहा है तो आप स्प्रिंग में टेंशन फोर्स को इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो नहीं चेंज हो पाएगा। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस सिचुएशंस को लेकर के। तो पहले तो 4 mg है, हम यहाँ पे ये रहा मेरा 4, ठीक है, 4m। अब इस 4m पे जो इस पर फोर्स क्या नीचे लगा, 4 mg, ठीक है। और इस पे टेंशन फोर्स, स्प्रिंग का टेंशन फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है तो वो T1 ही रहेगा। फिर ये आपका मास m है, ठीक है,
इस मास m पे नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है, तो mg प्लस स्प्रिंग का टेंशन फोर्स T1, और ऊपर की तरफ आप टेंशन फोर्स चेंज होके हो गया T प्राइम। ठीक है, ये जो टेंशन फोर्स है मैंने इसको T प्राइम से डिनोट किया क्योंकि पहले जो टेंशन एग्जिस्ट कर रहा था अब वो स्ट्रिंग में ये टेंशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उसी तरह से हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट थ्राइस ऑफ m वाला जो है, इस वाले में अगर आप देखेंगे तो टेंशन फोर्स इधर लिनियरली इधर T प्राइम लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस तो काउंटर बैलेंस हो गए हैं और इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या हो गया, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग, जैसे क्या होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम just after string S3 is cut। ठीक है, तो ये फोर्सेस का डायग्राम हुआ। अब ज़रा इसमें मैं न्यूटन्स लॉ लगाता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ सवाल में क्या करें, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस आपसे पूछ रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ये है मेरा ए ब्लॉक है, दिस इज़ माई ए ब्लॉक, दिस इज़ माई बी ब्लॉक, दिस इज़ माई सी ब्लॉक। हमने माना कि ये ए ब्लॉक नीचे की ओर जो है वो ए एक्सेलरेशन के साथ आएगा, ये जो है सो ये ए बी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ए बी, और ये वाला लिनियरली जाएगा ए सी एक्सेलरेशन से। ऐसा ये मेरा एज्यूम्शन है। तो न्यूटन्स अप्लाइंग द न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द मासेस ए बी एंड सी, अप्लाइंग Newton second law on masses A, B and C। A पे जब अप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, 4mg माइनस T1 इज इक्वल टू 4m, और एक्सेलरेशन क्या हो गया AA। ठीक है, फिर जब B पे मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, mg प्लस T1 माइनस T प्राइम इज इक्वल टू m और ए बी, मतलब ए बी का एक्सेलरेशन, और सब सी पे अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको T प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे थ्राइस m इंटू ए सी। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस, अभी अब मैं इसको इक्वेशंस तो काफ़ी सारा डेवलप हो गए, लेकिन यहाँ फिलहाल हम मान रहे हैं इसको इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन बी, इसको इक्वेशन सी। अब ज़रा देखिए ये जो मैंने लिखा है ए बी और ए सी, एक चीज़ को समझिए कि ये मास, मतलब इसका मैंने क्या माना कि कटने के बाद ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा ए सी, इसका एक्सेलरेशन हमारा नीचे की ओर हमने माना इसको ए बी, और इसका एक्सेलरेशन हमने माना ए। अब ज़रा एक चीज़ बताइए कि ये मास जो बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक आपस में एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, तो जब स्ट्रिंग के साथ आपके दो ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगा कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो और ये कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड इस वाले ब्लॉक का होगा वही मैग्नीट्यूड इस वाले ब्लॉक का होगा, भले ही डायरेक्शन इसका इधर की ओर है, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो आप लिख सकते हैं ड्यू टू द कॉन्स्टेंट, ड्यू टू द क्या आप लिखेंगे यहाँ पे कि एज द सेम स्ट्रिंग इज कनेक्टिंग block same string is collecting block B and C, and so due to constrained motion क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ बी का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन ए बी सी डी ये ई इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब ज़रा हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे T1 की वैल्यू 4mg यहाँ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो T1 की वैल्यू 4mg जब हम इस इक्वेशंस A में डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इक्वल टू 4mg इन इक्वेशंस A, क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू T1 इज इक्वल टू 4mg, ये हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिराइव हुआ है इन इक्वेशन A। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब इसमें आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4mg माइनस 4mg एंड दिस इज इक्वल टू 4m इंटू यहाँ पे ए, तो इससे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए 0,
ठीक है, मतलब इस वाले ब्लॉक का जो है अभी फ़िलहाल ये एक्सेलरेशंस ऑफ ए हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, हमको एक्सेलरेशंस ऑफ ए बी और ए सी निकालना है। तो इस वाले ब्लॉक बी और सी में देखिए, फ्रॉम बी सी एंड ई, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी सी एंड इक्वेशन ई। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जब हम डालेंगे ए बी हो जाएगा थ्राइस एम ए बी, और स्ट्री प्राइम की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस टेंशन T1 की वैल्यू यहाँ पे 4 mg है तो 4 mg डाल दीजिए। ठीक है, mg प्लस T1 माइनस टी प्राइम की वैल्यू थ्राइस एम ए सी, तो माइनस थ्राइस एम ए सी एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो m इंटू यहाँ पे ए बी हो गया। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो जब इधर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 5 mg बराबर ये थ्राइस m, और ए सी इक्वल टू ए बी है तो क्या हो जाए थ्राइस m, यहाँ पे आप लिखो इसको ए सी, और ए बी इक्वल टू ए सी है तो m इंटू यहाँ पे ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन का इस्तेमाल मैंने किया, तो ये क्या आ गया 5 mg इज इक्वल टू 4 m ए सी, और इसीलिए ए सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, तो 5g/4, और इसीलिए आप ये निकाल सकते हो कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो भी 5g/4 होगी। बस क्या मतलब डिफरेंसेस क्या होगा, डायरेक्शंस का अंतर होगा, एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यही होगा। तो इस केसेस में हमने क्या समझा कि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को काटा तो काटने की वजह से इस स्ट्रिंग में जो इक्विलिब्रियम के समय में टेंशन था वो टेंशन अब इसमें नहीं एक्ट करेगा, और टेंशन की वैल्यू अकॉर्डिंगली इमीडिएटली चेंज कर जाएगी। लेकिन हमने ये चीज़ भी समझा कि इसके काटने की वजह से इस स्प्रिंग में जो टेंशन है इक्विलिब्रियम की वजह से पैदा हुआ है वो अचानक से इमीडिएटली ख़त्म नहीं हो जाएगा। और सवाल क्या पूछ रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, इमीडिएटली तुरंत, तो तुरंत बाद जो है सो नेचुरली जो है सो हम